पेरेंट्स, आज हमारे साथ लोकजीत सरकार एंड उनके पेरेंट्स हैं, पिताजी हैं। एंड आज मैं सबसे पहले इन लोगों को बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि लोकजीत सरकार ने इस बार नीट 2022 में 611 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। तो सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं लोकजीत सर, आपको भी ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि एक पेरेंट्स का सबसे बड़ा अचीवमेंट उनके बच्चों का सक्सेस होता है, राइट ना। सो ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन मैं फिर से देना चाहूंगी आप लोगों को। लोकजीत सरकार आज हमारे साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने पायोनियर क्लासेस में कितने साल की जर्नी की है एंड कैसे उन्हें पायोनियर क्लासेस इंस्पायर किया है, कैसे वो अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, पैसेंस लेवल को मेंटेन रखे हैं। ये सभी बातों पे हम फोकस करेंगे आज लोकजीत सरकार के साथ। तो सबसे पहले लोकजीत, मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ बच्चे मेंटल स्टेबिलिटी लूज कर देते हैं, क्या करें कैसे करें, उसमें आपने अपने आप को कैसे बैलेंस रखा एंड अपने स्मार्ट स्ट्रेटेजी को कैसे बनाया? देखा जाए तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग ये 2 साल का मैंने पायोनियर का क्लास का कोर्स था। मैंने इस 2 साल में लगभग नियर अबाउट 80 to 90% हमारा ऑनलाइन के क्लास था। इस ऑनलाइन क्लास में बहुत सारा स्टूडेंट को बहुत सारा दिक्कत होता था। बीच में हमको नेट का भी बहुत सारा इश्यूज होता था फ्रॉम सर साइड एंड बोथ साइड, सर साइड एंड आवर साइड। नेट का तो एक प्रॉब्लम के बावजूद भी हम लोग सर और मैम हमको बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देते थे, रेगुलर क्लास होते थे बिना कोई नेट के दिक्कत के बावजूद भी हमको सर और मैम फुल्ली डेडिकेटेड थे, हमको फुल्ली क्लास देते थे, समय देते थे और हम भी फॉलो करते थे। और फिजिक्स में एंड बायोलॉजी में आपको क्या इंस्पिरेशन मिला इस पायोनियर क्लासेस से? कैसे आपने फिजिक्स एंड बायोलॉजी को बैलेंस किया, अपने टाइम को बैलेंस किया एंड क्या स्ट्रेटजी रेडी की जिससे आप एनसीईआरटी के एक सेंटेंसेस को डिकोड कर सकें? Basically coming from a TBSC background, we had no idea we had no idea of objective questions. We had to write so much broad questions, 3 marks or 5 mark questions direct, from which we had objective questions and पहले में हमको बहुत दिक्कत होता था, especially in physics, in which there are numerous numericals which are beyond my practice. Then biology was पहले बहुत सारा strong point था biology। मैंने biology मैम को 11 के लास्ट में ज्वाइन किया था फाइनल क्लास पे। और बायोलॉजी तो अप्रोच करने के लिए मेन आपका एनसीईआरटी बाइबल है आपका। एनसीईआरटी में आपको लाइन बाय लाइन क्लियरली अप्रोच करना चाहिए और लाइन बाय लाइन अप्रोच करने के बावजूद भी आपको एक लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी की लाइन दे दिया मतलब उसको भी अंदर जाके पूरा पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी लाइन के रिलेटेड भी बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डीप जाके एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। इस बार का नीट 22 का एग्जांपल है आपके पास, बहुत सारे एनसीईआरटी की बियॉन्ड पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आया था, मतलब एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन में नहीं था, मतलब इनडायरेक्ट मॉडिफाइड क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट है। आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी के मतलब डायरेक्ट लाइन नहीं, समझ के पढ़ना चाहिए आपको। मतलब दिस इज सिमिलर टू फिजिक्स तो आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। सर पढ़ाते, सर के पढ़ाने की इक्वली आपको इक्विवेलेंटली आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, बैकलॉग नहीं रख सकते आप। मैंने तो क्या किया था, सर के पढ़ाने के साथ साथ मैंने पहले एग्जांपल किया था। मेरे सर हमको सीपी सिंह रिकमेंड करते थे, मैंने पहले सीपी सिंह का एग्जांपल क्लियर किया था। एग्जांपल क्लियर करने के बाद आपको एक खुद से एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हाई हो जाएगा। आप जो एग्जांपल करोगे, एग्जांपल करने के बाद आपका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन रहते हैं उसको आप आसानी से कर पाओगे। तो मेरा फिजिक्स का यही मेरा सिंगल मोटिव था, पहले एग्जांपल करता था फिर न्यूमेरिकल्स। ऐसे ही मेरा फिजिक्स का पूरा 2 साल का जर्नी रहा। बायोलॉजी में आपने कैसे किया, बायोलॉजी को कैसे इंप्रूव किया? बायोलॉजी आपका बहुत अच्छा था राइट? हाँ, पहले बायोलॉजी मेरा स्ट्रांग पॉइंट था। बायोलॉजी मैंने मैम के पढ़ाने के बाद मैंने घर पे जाके एनसीईआरटी रीड किया, मैम का नोट साथ रखा और एनसीईआरटी को बुक साथ रखा, इक्विवेलेंटली इस टॉपिक कंप्लीट हुआ, एनसीईआरटी के टॉपिक कंप्लीट किया। इस तरह आप पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टॉपिक वाइज आपको
मैम का नोट और एनसीईआरटी रख के पढ़ना चाहिए, जैसे आपको कुछ नहीं छूटे। कितना टाइम का डिवीजन कैसे करना चाहिए पीसीबी में? टाइम का डिवीजन आपको तो पीसीबी आपको इक्वल एफर्ट देना पड़ेगा। इक्वल एफर्ट थोड़ा बायोलॉजी में थोड़ा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी में अपन चैप्टर्स ज़्यादा है, चैप्टर ज़्यादा है और कंटेंट भी ज़्यादा है। आपको बायोलॉजी में याद भी रखना पड़ता है, जो आपको कंटिन्यूअस रिवीजन देना पड़ेगा। रिवीजन नहीं दोगे आपको भूल जाओगे। तो आपका पीसीबी था, साथ में आप मैथमेटिक्स? हाँ, मैं भी, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आपको मैं खुद से एक्सपीरियंस से एक बात बोल रहा हूँ, आप पीसीबी लिए तो पीसीबी और पीसीएम, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बोलो, आप मैथ, मैं खुद से एक्सपीरियंस बोलो, आप मैथ ना लो, और मैथ और बायोलॉजी इस दोनों आइदर ऑफ वन, मतलब वन स्ट्रीम पे फोकस करना है। एक या तो स्ट्रीम पे अगर आप फोकस पीसीएम में कीजिए। जाना चाहते हो हाँ। तो टोटली फोकस पीसीएम में हो। सर, मैं आपसे इस पॉइंट पे सजेशन देना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को इस पॉइंट पे। आपने इसे कैसे इस पॉइंट पे गाइड किया कि पीसीबी एंड पीसीएम दोनों अगर एक साथ लेते हैं तो कितने बच्चे कोप अप कर पाते हैं, कितने बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है? इस जगह पे आप क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली पहले मैंने एज ए पेरेंट्स में पायनियर क्लास का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पायनियर क्लास बहुत रिनाउंड कोचिंग सेंटर है। उसका जो रन करता है तुलसी मैम मेरा साथ है, बहुत आभारी हूँ तुलसी मैम का। और तिवारी सर भी बहुत एक्सपीरियंस है। I think he is best one in Tripura in physics. Actually he is माने तुलसी मैम और तिवारी सर का पास पढ़ने से I think बहुत, और बाहर जो कोचिंग सेंटर है उसका शायद आपको लगता है जाना जरूरत नहीं है। यहाँ पर अवेलेबल है, माने सब कुछ। एक्चुअली स्टूडेंट को जस्ट फॉलो करना है, उसको क्लास फॉलो करना है, तो यहाँ से भी त्रिपुरा से भी बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकता है। ये जो प्रूफ तुलसी मैम और तिवारी सर का पास भी है अभी, जो इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट किया है पायनियर क्लास से, पायनियर क्लास में पढ़ के। एक्चुअली मैम जो मैंने एक गलती किया है एक्चुअली, जो मैंने मेरा पुराना जमाना जो थिंकिंग है ये ही था मेरा। तो हमारा समय जो बायोलॉजी मैथ कंपलसरी था, मैंने भी लिया है। तो ये सोच के मैंने इंसिस्ट किया है मेरा लड़का को, ना तुम बायोलॉजी भी लो मैथ भी लो। तो शायद बाद में ये गलती पता चला, ये मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। तो एक साथ दो नहीं चल सकते। इधर उसको पीसीबी को उसका टारगेट मेडिकल है, उसको जरूर पीसीबी लेना चाहिए, उसको मैथ छोड़ना चाहिए था। तो आप जिसका एम इंजीनियर बनना है हमारा तरफ, उसको बायोलॉजी छोड़ना चाहिए। मैंने भी इंजीनियर है लेकिन मैंने भी बायोलॉजी लिया है, ये भी मेरा गलती था, लेकिन उस जमाना में ये सही था। तो जमाना चेंज हो गया, अभी बहुत कंपटीशन का युग चला है। मेरा जमाना में इतना कंपटीशन नहीं था। हमने भी एनआईटी से पास किया है, लेकिन बहुत इजीली पास किया है। नौकरी भी बहुत इजीली से हमको मिल गया है। अभी ये जमाना नहीं है, बहुत कंपटीशन का युग चला है। तो इसीलिए मैं सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जो बच्चा है उसको डॉक्टर बनना है तो मैथ को छोड़ दीजिए, उसको इंजीनियर बनना है तो बायोलॉजी को छोड़ देना चाहिए। Biology and maths are two main subjects, and you should choose either of these two. I am telling this from my own experience.
और मेरा एक्चुअली 11-12 इतना लेबोरियस है, तो आई थिंक जो पेरेंट्स है उसका स्टूडेंट का बहुत साथ देना चाहिए, बहुत साथ देना चाहिए। ये भी मेरा एक गलती था, लेकिन कुछ नहीं कर सका मैंने, क्योंकि मेरा पोस्टिंग बहुत दूर था और जो मेरा लड़का यहाँ पर हमारा पास नहीं था। जो भी उन्होंने पढ़ाई किया है, उन्होंने खुद पढ़ाई किया है, मैंने गाइड कर नहीं सका, ये भी मेरा एक ड्रॉबैक था। तो इसीलिए जो जरूर चाहिए, जो पेरेंट्स को साथ रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो सोसाइटी है और जो सोशल मीडिया है, यहाँ पर बहुत अच्छा भी है, बुराई भी है। उसको पेरेंट्स को थोड़ा नजर रखना चाहिए, वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो ऑनलाइन क्लास ये भी कर रहा है और कुछ कर रहा है, ये इसीलिए पेरेंट्स को पेरेंटिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसी पेरेंट्स का गाइड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपका पेरेंट्स का गाइड स्ट्रॉन्ग होने से अच्छा रिजल्ट करेगा, ये मेरा उम्मीद है। आपको यहाँ का टेस्ट से क्या बेनिफिट हुआ? मतलब आप जैसे यहाँ पे क्या बताना चाहिए कि यहाँ पे जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे वो बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है ये सभी? इस बार का आरबीटी हमने जो ज्वाइन किया था, इससे हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमको जो आरबीटी का जो टेस्ट दिया था, दिस इज द सेम लेवल which I got in my NEET question. The most hardest level in RBT जो मेमो सर ने जो सेट करके दिया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और फिजिक्स में फिजिक्स तो छोड़ दीजिए, फिजिक्स थोड़ा बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी फिजिक्स आपको टॉप मोस्ट लेवल अप्रोच करके टॉप मोस्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करके आपका जाना चाहिए नीट अकॉर्डिंग टू नीट लेवल। और बायोलॉजी मैम को हम जो क्वेश्चन में बायोलॉजी जो मैंने सेट करके दिया था, स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन और मल्टी जो मैचिंग, उसको ये सारे वो जो उस लेवल का क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस करके हम जो नीट को अप्रोच किया था, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमको मेंटली जो सपोर्ट मिल रहा था, पहले हम लोग मेंटली स्ट्रांग थे मैम के और सर के वजह से। आरबीटी, दिस इज ऑल थैंक्स टू आरबीटी। इट्स ट्रू। बच्चे क्या सोचते हैं, मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी कि आप सोचते हैं कि नीट एग्जाम है, बायोलॉजी 1 सेंटेंस 1 आंसर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बेटा हमेशा ऐसा नहीं होता है। कब किसके चांस क्या है कोई नहीं जानता है। ये भी हो सकता है कि आपके टाइम पे क्वेश्चंस इससे भी टफ हो, और ये भी हो सकता है कि आपके टाइम पे इजीएस्ट क्वेश्चन हो, राइट ना? तो हमें मल्टी डायरेक्शनल आपको सब पर प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। अब तो बोल नहीं सकते आपको क्या क्वेश्चन आएगा। ओके, सो हमें हर क्वेश्चंस पे वर्क करना है, एंड जो भी क्वेश्चंस होने चाहिए वो हमारे सिलेबस बेस्ड होने चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, बट क्वेश्चन का पैटर्न हर टाइप का होना चाहिए। सो थैंक यू Lookjit, thank you for joining us, and thank you sir, thank you for sharing your precious time with us. Thank you students, thank you. मिलते हैं next week. Yeah.